Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are doing well. जैसा कि हम FSC पार्ट 2 बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और हमने सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट लेक्चर होम्योस्टेसिस वाज ऑलरेडी अपलोडेड yesterday. So today we are going towards the second chapter of 12th grade, right? तो होम्योस्टेसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज from the thermoregulation and osmoregulation chapter, that is the feedback mechanism. ठीक है, होम्योस्टेसिस के बाद अब हम पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस पे बेस कर रहा होता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर बेस कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव फीडबैक भी आ जाता है और पॉजिटिव फीडबैक भी आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऑब्जर्व करें कि व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, so it is the foundation of homeostasis. तो आपको MCQs में भी आ सकता है कि what is the foundation of homeostasis. So feedback mechanism is actually the foundation of homeostasis. homeostasis किस तरह से वर्क करता है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. अगर आपके उससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं. तो ये किस तरह से काम करता है, वो जो सारा प्रोसेस होता है जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, अब हम उसे डिटेल में देखेंगे कि दैट इज एक्चुअली अ फीडबैक मैकेनिज्म, राइट. They are regulatory processes in which the output response or the product of the system. The product is going to control the activity of the same system. ठीक है, अब कोई भी प्रोसेस हुआ है, कोई रिसेप्टर ने कुछ रिस्पॉन्सेज लिए हैं जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, और वो जो चेंजेस आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि फर्दर उस सिस्टम ने दोबारा से वर्क करना है या नहीं करना. मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि फर्दर एक्टिविटी जो है उस सिस्टम की वो होगी, किस तरह से होगी एक्टिविटी, राइट. अब हम एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे तो आपको वहाँ से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस है उसको नॉर्मल लिमिट्स पे रखती है और सेट पॉइंट पे रखती है बॉडी को. तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स 2 आ जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ये भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है. इसमें जो प्रोडक्ट होता है सिस्टम का वो रिड्यूस कर देता है या अपोज कर देता है उस सिस्टम की एक्टिविटी को. मतलब जब एक दफ़ा सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो कंडीशन आई है उस कंडीशन में फर्दर उस मैकेनिज्म को स्टॉप कर देना है या उस मैकेनिज्म को रिड्यूस कर देना है. अपोज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है. तो ये जो है अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, मोस्ट कॉमन टाइप है रेगुलेशन की इंटरनल बैलेंस जो है होम्योस्टेसिस के थ्रू जो डिफरेंट बैलेंस बॉडी में मेंटेन होते हैं, ये उसमें अपना रोल प्ले करता है नेगेटिव फीडबैक, और बॉडी को वापस उसके नॉर्मल सेट पॉइंट पे लेके आता है और एक्सेसिव चेंजेस को रोकता है. जैसे कि हमने कहा कि एक चेंज आ गया तो वो फर्दर उस सिस्टम को जो वो चेंज लेके आ रहा है उसको वो स्टॉप कर देगा चेंज. तो इस तरह ये होगा कि एक्सेसिव चेंजेस नहीं आएंगे. जैसे कि अगर टेम्परेचर है, उसकी एग्जांपल को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. उसका जब चेंज आ रहा है तो जब हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया तो फर्दर वो चेंजेस आने से रोक देगा, वो सिस्टम दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा. तो इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें ब्रॉडली में तो हमारे पास आ जाती है बॉडी टेम्परेचर की एग्जांपल, ब्लड ग्लूकोज लेवल की, हार्मोन एक्सक्रीशन की, ब्लड प्रेशर की, वाटर बैलेंस की. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड दे मेंटेन द स्टेबल इंटरनल कंडीशन, प्रिवेंट द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस, और इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप इंपॉर्टेंस में मेंशन कर सकते हैं और सेपरेटली ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंस में मेंशन हो सकते हैं. ऑलमोस्ट दीज आर द सेम. तो अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंस की सेपरेट हेडिंग बना दें. अदरवाइज अगर शॉर्ट में आता है तो इंपॉर्टेंस में आप 3 to 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद नेगेटिव फीडबैक की जो एग्जांपल है हमारे पास, उस सिचुएशन के थ्रू जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी आपको. यहाँ पे एक सिचुएशन है कि बॉडी जो है उसका टेम्परेचर राइज करके है, राइट. उसका टेम्परेचर 37 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हो गया है. Then first of all, our thermoreceptors present in the hypothalamus detect the increase, right? Hypothalamus is the part in our brain. Hypothalamus जो है वो ब्रेन का पार्ट होता है जो कि थर्मोरिसेप्टर जो है हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट होते हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो रहा है देन द सेट पॉइंट 37. तो वो क्या होगा, वो फौरन से सिग्नल सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर को
कंट्रोल सेंटर क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, दैट इज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। तो इस केस में कंट्रोल सेंटर क्या होगा कि हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होगा दैट विल वर्क एज अ कंट्रोल सेंटर इन दिस पार्टिकुलर कंडीशन। तो कंट्रोल सेंटर जो होगा फौरन से वो मैसेज भेजेगा इफेक्टर को, तो ये ब्रेन में ही आ रहा है, मतलब रिसेप्टर ने ब्रेन में मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल सेंटर को भेजा, दैट इज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, और वो जो है फर्दर इफेक्टर को रिस्पॉन्स के लिए मैसेज सेंड करेंगे। और इफेक्टर क्या है हमारे पास, स्वेट ग्लैंड है, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो फौरन से स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्वेट प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि बॉडी की जो एक्सेसिव हीट होती है वो रिलीज हो जाती है, और कूलिंग इफेक्ट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल सेट पॉइंट 37 डिग्री पे आ जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो नॉर्मल सेट पॉइंट पे बॉडी का टेम्परेचर वापस आ गया है, दिस इज द आउटपुट और द प्रोडक्ट ऑफ दिस होल मैकेनिज्म। प्रोडक्ट आ गया, अब हमने नेक्स्ट देखना है कि प्रोडक्ट किस तरह से इसको अफेक्ट करेगा, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इधर इट इज अ नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे हमने टर्म पढ़ी थी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एज आई ऑलरेडी मेंशन इट इज द region in the brain, or you can say it is a part of the brain. It acts as the body smart control center, and it links the nervous system to the endocrine system, and its job is to keep the internal conditions stable or balanced. So in the shorter way आपको इतना पता होना चाहिए कि hypothalamus जो है that is a part in our brain, and it is the smart control center that control the internal body condition and keep our body condition in a stable state. तो अब हम देख रहे थे कि 37 डिग्री पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ गया है, तो जब नॉर्मल 37 डिग्री पे आ जाएगा दैट इज द आउटपुट। तो ये जो आउटपुट होगा ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा थर्मोरिसेप्टर्स के ऊपर, क्योंकि थर्मोरिसेप्टर जो सिग्नल भेज रहे थे मजीद स्वेट ग्लैंड, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो कंट्रोल सेंटर के पास सिग्नल जा रहा था और फर्दर वो फैक्टर्स को भेज रहे थे, और स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को अब हमने रोकना है, क्योंकि अब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे आ गया है। तो ये जो आउटपुट होगी जो कि लोअरिंग इन द बॉडी टेम्परेचर होगा, ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा थर्मोरिसेप्टर्स पर, और थर्मोरिसेप्टर जो है ये सिग्नल सेंड करना बंद कर देंगे कंट्रोल सेंटर, और एज अ रिजल्ट जो स्वेटिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी, और होम्योस्टेसिस जो होगा वो बॉडी में रिस्टोर हो गया। और जब होम्योस्टेसिस रिस्टोर हो गया देयर इज नो नीड फॉर फर्दर स्वेटिंग, राइट। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ गया, अब स्वेटिंग की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो आउटपुट है, दैट इज वर्किंग एज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेगेटिव फीडबैक, कि जो रिजल्ट आया है उसने खुद उस प्रोसेस को ही रोक दिया। रिजल्ट आया हमारी ऑप्टिमम कंडीशन पे आ गई है बॉडी, तो उसने इस मैकेनिज्म को स्टॉप कर दिया, बिकॉज दैट मैकेनिज्म इज नॉट मोर नीडेड। इसी कंडीशन को हम फ्लो शीट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग this situation. First of all, there is a heat in the environment that will increase the body temperature, right? Increasing the body temperature will be detected by the thermoreceptors, that is the area in the hypothalamus, and that is acting as a receptor. And then hypothalamus will send the signal to the control center, and here control center is the thermoregulatory area in the hypothalamus, and then it will send the signal to the effector, and here the effector is the sweat glands that will activate and produce the sweating to decrease the body temperature. स्वेटिंग की वजह से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये जो डिक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर, और रिसेप्टर्स जो है फर्दर ये सिग्नल जो कंट्रोल सेंटर को सेंड कर रहे थे वो सिग्नल सेंड करना बंद कर देंगे। सो दिस वन इज द फीडबैक मैकेनिज्म, एंड पार्टिकुलरली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है, तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन बताएं, इसकी एग्जांपल्स बताएं, जनरली बॉडी में किन किन मैकेनिज्म में फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट कर रहा होता है।
उसके अलावा नेक्स्ट आप इसकी इंपॉर्टेंस बताएं ब्रीफली। इंपॉर्टेंस के बाद जो है आप इसकी एक कंडीशन बता दें कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट का तो ये किस तरह से एक्ट करेगा, और उस कंडीशन में आपने थ्योरेटिकली भी बताना है सेंटेंसेस के फॉर्म में, और आपने ये फ्लो शीट डायग्राम लाजमी ऐड करनी है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। ठीक है, ये इसके बगैर जो है आपको चेकर कभी भी फुल मार्क्स नहीं देगा। ये ऑलरेडी आपकी बुक में भी है और आपने ये लाजमी ऐड करनी है, और इसको ऐड करने के साथ इन्हीं चीज़ों को अपने इन वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेन कर देना है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इन्हीं चीज़ों को आपने अपने वर्ड्स में जो है राइट कर देना है कि किस तरह से बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है और किस तरह से हमारे रिसेप्टर जो है सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को, देन इफेक्टर को, उससे क्या रिस्पॉन्स और आउटपुट आता है, वो आउटपुट किस तरह से नेगेटिवली इफेक्ट करता है रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर जो है सिग्नल फर्दर भेजना बंद कर देते हैं। सो दिस होल प्रोसेस you have to mention this whole process in the form of flow sheet diagram as well as in the form of sentences or theoretical bit. तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फीडबैक का मैकेनिज्म आ जाता है दैट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट आता है या जो प्रोडक्ट आता है वो इस सारे सिस्टम को इंक्रीज करता है या फिर हम कह सकते हैं इन्हांस करता है। मतलब जिस तरह नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट आ रहा था वो उस सारे सिस्टम को स्टॉप कर रहा था या अपोज कर रहा था, बट इन दिस मैकेनिज्म द आउटपुट विल इंक्रीज और इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे तो इसमें आ जाता है इन्हेंसिस द ओरिजिनल स्टिमुलस। जो स्टिमुलस हमारे पास है उसको इन्हेंस कर रहा है, रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा टाइम के साथ साथ, और ये लेस कॉमन है देन नेगेटिव फीडबैक। हमने देखा था बहुत सारे बॉडी प्रोसेसेस थे, एग्जांपल्स में हमने देखा था कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक्ट कर रहा होता है। वाटर की रेगुलेशन हमने देखा, जिस तरह से हमने भी टेम्परेचर का देखा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो है उसकी एग्जांपल्स कम मिलती हैं हमारे पास, और ये कंटिन्यू हो जाता है जब तक कि स्पेसिफिक इवेंट जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। जो इसका टास्क होता है तब तक ये कंटिन्यूसली साइक्लिक फॉर्म में चलता रहेगा और इसका सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा जब तक कि एक इवेंट जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। उस इवेंट के बाद जो है ये स्टॉप हो जाएगा। और पॉजिटिव फीडबैक जो है ये एम्पलीफाइज करता है चेंज को इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट। एम्पलीफाइज का वर्ड भी आपने याद रखना है। एम्पलीफाइज का मतलब होता है ये इन्हेंस कर रहा होता है, उसे रिवर्स नहीं कर रहा होता है, इन्हेंस करता है उसको सारे सिस्टम को। एग्जाम्पल्स अगर इसकी देख लें तो ये जो है ये बहुत ही रैपिड वर्क करता है क्योंकि हर एक साइकिल के बाद आप देखें कि वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है और ये सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आता है, बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ी से चेंजेस लेके आता है। तो ये उन्हीं चीज़ों में इसकी एग्जांपल मिलती है जहाँ हमें फास्टर रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं। व्हेन वी नीड rapid response, then positive feedback acts. Like if the condition is about the blood clotting or childbirth contractions. In all these conditions, it will act very swiftly. In the importance, you have to mention the same thing that it is a rapid process or its response is very fast and it continues until the whole process is completed. जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यूड रहता है। और अगर इसकी एग्जांपल या पार्टिकुलर कंडीशन को हम डिस्कस करें तो इसमें हम चाइल्ड बर्थ जो है उसकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस जो होती है वो सेंड करती है नर्व इम्पल्सेस टू द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर में हाइपोथैलेमस का जो पार्ट होता है उसको जो है कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस में आ रही होती हैं वो नर्व इम्पल्स सेंड कर रही होती हैं कंट्रोल सेंटर को। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है वहाँ से सिग्नल जा रहा है कंट्रोल सेंटर के पास, तो कंट्रोल सेंटर जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं उनको सिग्नल सेंड करेगा और एज अ रिजल्ट ये ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करवाता है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। और ऑक्सीटोसिन जो है वो इस सारे प्रोसेस में मेन रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस। मतलब जो रिसेप्टर थे वो भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ही था जिसने सिग्नल सेंड किया, और बाद में एज अ रिजल्ट ऑक्सीटोसिन जो प्रोड्यूस हुआ, जो आउटपुट आया, उसने भी फर्दर उसी चीज़ को इन्हेंस किया कि उसकी वजह से जो रिसेप्टर का सिग्नल है वो मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक में हमने देखा था कि आउटपुट जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था, वो रिसेप्टर के जो वर्क था उसको स्टॉप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आया है दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन, वो इसको इन्हेंस करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस की हो रही है उसको मज़ीद इन्हेंस कर देगा, मतलब सिग्नल स्ट्रॉन्गर हो जाएगा।
और इसी तरह से जब यूट्रस में मज़ीद कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी वो मज़ीद सेंड करेंगे नर्व इम्पल्सेस हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है वो मज़ीद ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाएगा। तो इस तरह से ये साइक्लिक वे में चल रहा होता है। ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा रिलीज होता जाएगा उतना ज़्यादा सिग्नल स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और ये लूप की फॉर्म में, यू कैन से इट एज साइक्लिक फॉर्म में कंटिन्यूस रहता है जब तक कि बेबी की बर्थ नहीं हो जाती। तो उसके बाद जो है ये साइकिल स्टॉप होता है, लेकिन तब तक ये कंटिन्यूस लूप की फॉर्म में ये साइकिल चलता रहता है। वी ऑल्सो कैन ऑब्जर्व इट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। तो जो स्ट्रेचिंग आ रही होती है फीटस में जो हमारे पास स्ट्रेचिंग हो रही होती है वो इंक्रीज करती है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूट्रस को, राइट। तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो यूट्रस की जो वॉल्स होंगी वहाँ पे वो एक्ट करेंगी एज अ रिसेप्टर, और वो कंट्रोल सेंटर को सिग्नल सेंड करेंगी। और यहाँ पे जो पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है वो एक्ट करेगा एज अ कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर को जब सिग्नल जाएगा वो इफेक्टर को सिग्नल भेजेंगे, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा, और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाने से एज अ रिजल्ट हमारे पास मजीद कॉन्ट्रैक्शन होंगी यूट्रस की वॉल। और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की वॉल में दोबारा से होंगी, तो वो हमने पहले देखा था कि यूट्रस की वॉल जो है एज अ रिसेप्टर एक्ट कर रही होती हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो वो एज अ पॉजिटिवली फीडबैक एक्ट करेंगी और दोबारा से मजीद नर्व इम्पल्सेस सेंड करेंगी कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर जो है फिर वो फैक्टर को भेजेगा। इस तरह से ये लूप की फॉर्म में चलता रहेगा। ऑक्सीटोसिन की जो रिलीज है वो बढ़ती जाएगी हर लूप की में। तो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम टू द चाइल्ड बर्थ। तो ये भी आपने उसी तरह से पहले डेफिनेशंस मेंशन करनी है, उसकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंस मेंशन करनी है, एंड देन पार्टिकुलर कंडीशन जो है उसको आपने थोड़ा सा एलेबोरेट करना है कि चाइल्ड बर्थ की कंडीशन में क्या किस तरह से ये सारा वर्क कर रहा होता है, और इसमें फ्लो शीट डायग्राम भी आपने मेंशन करनी है। अब हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है, दैट इज द अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक। हमने देखा था कि पॉजिटिव फीडबैक लूप की फॉर्म में चल रहा है, लेकिन अगर ये सारा अनकंट्रोल हो जाए, अनरेगुलेटेड हो जाए और ये चलता रहे तो फिर क्या होगा, राइट। हमने देखा कि वो एक लूप की फॉर्म में चल रहा है और वो स्पेसिफिक टाइम के लिए चलेगा जब तक प्रोसेस कंट्रोल होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन ये सारा जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है बड़े कंट्रोल्ड वे में हो रहा होता है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए कि इस पे कंट्रोल ही ना रहे, अनरेगुलेटेड वे में हो जाए, तो इससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सीवियर कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि अगर इन्फ्लेमेशन की बात करें, सीवियर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की बात करें, उस केस में समटाइम्स ऐसा होता है दैट इट हैपन्स ड्यू टू द अनरेगुलेटेड और पॉजिटिव फीडबैक। अनरेगुलेटेड या पॉजिटिव फीडबैक की वजह से सीवियर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। लाइक अगर इम्यून सेल्स जो हैं वो, इम्यून सिस्टम हमारा वर्क करता है किसी भी कंडीशन में जब बॉडी को इम्यूनिटी की जरूरत होती है, इम्यून सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं प्रोटीन को, दैट वी कॉल इट साइटोकाइंस। साइटोकाइंस को रिलीज कर रहे हैं, साइटोकाइंस जो है फर्दर स्टिमुलेट कर रही हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। मतलब साइटोकाइंस जो एज अ आउटपुट आ रहा है उसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है मजीद स्टिमुलेट हो रहा है, उसका सिग्नल इंक्रीज हो रहा है, और एज अ रिजल्ट इम्यून सेल जो है मजीद हमारे पास ये प्रोटीन बनाएंगे साइटोकाइंस, और दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो ये फीडबैक लूप चलता जाएगा और इनकी प्रोडक्शन जो है, जो रिलीज है प्रोटीन की, वो बढ़ती जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, सीवियर इन्फ्लेमेशन बॉडी को फेस करनी पड़ेगी या सीवियर इन्फेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। तो अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक के हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज डिफरेंट फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें अगर हम देखें एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकती है, और बाकी हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी को। तो पॉजिटिव फीडबैक तभी बेनिफिशियल है हमारे पास जब अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो और ये रेगुलेटेड वे में वर्क कर रहा हो, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। लास्टली वी विल डिस्कस द डिफरेंस। मोस्टली जब आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट आप छोड़ देते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो वहाँ ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने डिफरेंस की फॉर्म में किस तरह से इनको मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन थी आप उनको मेंशन करेंगे। जैसे कि नेगेटिव फीडबैक में जो आउटपुट था वो एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्या हुआ, आउटपुट जो है वो एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इफेक्ट ऑन
स्टिमुलस। तो स्टिमुलस वही डेफिनेशन से ही आप ये पॉइंट पिक कर सकते हैं कि ये रिड्यूस करेगा स्टिमुलस को, लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक में होगा वो पॉजिटिव फीडबैक का जो रिजल्ट होगा वो इनहेंस करेगा स्टिमुलस को, राइट। अगर अकरेंस की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इन होम्योस्टेसिस जो है वो नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक की मैं पहले भी बात की कि लेस फॉर्म है, इसकी एग्जांपल जो है कम मिलती हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक। और इसका रोल क्या है होम्योस्टेसिस में? नेगेटिव फीडबैक क्या रोल प्ले करता है कि ये सेट पॉइंट पे बॉडी को वापस लेके आता है, जिस सेट पॉइंट पे बॉडी पहले थी उस पर वापस लेके आएगा। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक की अगर आप एग्जांपल्स को रिकॉल करें तो इसमें एग्जांपल्स जो थी ब्लड क्लॉटिंग थी, चाइल्ड बर्थ थी। तो ये तब एक्ट करता है जब हमें रैपिड और सिग्निफिकेंट चेंजेस चाहिए, अब्रप्ट चेंजेस जब हमें बॉडी में चाहिए, तब ये पॉजिटिव फीडबैक जो है ये एक्ट करेगा। और इसकी एग्जांपल्स जो है नेगेटिव फीडबैक में टेम्परेचर के अलावा ग्लूकोज लेवल की आ जाती है, हार्मोन एक्सप्रेशन की आ जाती है, सिक्रीशन की एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, और पॉजिटिव फीडबैक की ब्लड क्लॉटिंग, लेबर और चाइल्ड बर्थ आ जाती है। और टर्मिनेशन जो हम अगर डिस्कस करें कि एंड पॉइंट क्या होता है, तो नेगेटिव फीडबैक में हमने देखा था कि ये स्टॉप कर जाता है जब बॉडी रिटर्न हो जाए उसके सेट पॉइंट पे। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक जो है ये कंटिन्यू रहता है जब तक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, लाइक द चाइल्ड बर्थ। तो ये पार्टिकुलर वे था जिसमें आपने रिप्रेजेंट करना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन को। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, तो आपने उसको किस तरह से डिफाइन करना है। अगर पार्टिकुलर कंडीशन आ जाती है तो आपने वो भी किस तरह से मेंशन करनी है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक की कंडीशन जस्ट पूछ ली जाती है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया, तो जस्ट आपने कंडीशन नहीं लिखनी है, आपने साथ फ्लो शीट डायग्राम भी बनानी है, आपने साथ नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन भी मेंशन करनी है। तो इस तरह से अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन को आपने प्रेजेंटेबल बनाना है। और अगर डिफरेंस है तो उसमें आप दोनों की फ्लो शीट डायग्राम्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज the whole second lecture about the feedback mechanism. If you have any query about this lecture, you can ask in the comment section. I will cover that with the next lecture. So thank you so much.